हेलो एवरीवन, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम CSIR नेट, NBHM एग्जामिनेशन, TFR एंट्रेंस एग्जामिनेशन, MSc और BSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और ऐसे जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सब से रिलेटेड वीडियोस एंड यूज़फुल मटेरियल हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, ताकि ये सभी यूज़फुल वीडियोज़ एंड मटीरियल्स आप लोगों के बहुत काम आए। आज के हमारे इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक अनदर ग्रुप की, जो कि है सिमेट्रिक ग्रुप एंड डायहेड्रल ग्रुप। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और डायहेड्रल ग्रुप कैसे सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेट करते हैं। शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि है सिमेट्रिक ग्रुप्स एंड डायहेड्रल ग्रुप्स। सिमेट्रिक ग्रुप्स को स्टडी करने से पहले कुछ एक डेफिनेशंस कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है सिमेट्री। तो बेसिकली सिमेट्रिक ग्रुप जो फॉर्म्ड होते हैं वो सिमेट्री से ही होते हैं। तो सिमेट्रीज क्या होती हैं? सिमेट्री एक तरह का रिजिड बॉडी मोशन है, जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उसको डिस्प्लेस नहीं करता, बट अपनी ही पोजीशन पर उसके अंदर एक रिजिड बॉडी मोशन क्रिएट करता है। इस तरह के रिजिड बॉडी मोशंस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रीज। दो तरह की सिमेट्रीज हमारे पास मैथ्स में हमें पढ़ाई जाती हैं। पहली है रोटेशन और दूसरी है रिफ्लेक्शन। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक ट्रायंगल का, तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको रिफ्लेक्शन, हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो जाए। तो जैसे मान लीजिए ये मिरर है, तो ये दोनों साइड इसकी क्या है, ये इस साइड का रिफ्लेक्शन है और ये इस साइड का रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम दोनों को एक लाइन ऑफ सिमेट्री माने या मिरर माने और इस पोजीशन को फिक्स कर दें, इस वर्टेक्स को, और हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ। तो जब रोटेट होगा तो जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1 2 3 की जगह क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे। 1 तो फिक्स रहेगा, 2 की जगह आ जाएगा 3 और 3 की जगह आ जाएगा 2। इसी तरह हम इस लाइन को भी, इस एंगल बाइसेक्टर को भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान करके रोटेशन करा सकते हैं। इसी तरह हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री को भी मान के रोटेशन करा सकते हैं। तो जब इस लाइन को मानेंगे, रोटेशन कराएंगे, तो यहाँ पर 2 फिक्स होगा। जब हम इस लाइन को रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर 3 फिक्स होगा और 1 और 2 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो इसी तरह के मोशंस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रीज बाय रिफ्लेक्शन। इसके अलावा अगर हमें किसी ट्राइंगल को रोटेट कराना है, लेट्स से ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं और इसका ये सेंट्रॉइड है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे हम मानते हैं कि दीज आर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये पॉइंट हो गया 1 2 3 एंड दिस इज 0। जो 0 इज सेंट्रॉइड। तो अगर हम इस ट्राइंगल को रोटेट कराएं, इसका रोटेशन लें, लेट्स से हम इसको पूरा रोटेट करा देते हैं, 1 को 3 की जगह पे ले आते हैं और ये रोटेशन हो जाता है पूरा। तो ये रोटेशन कितना है? लगभग 120 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो डिवाइडेड बाय 3 इज़ 120। तो 120 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो जो हमें नया ट्राइंगल मिलेगा, वहाँ पर 1 की जगह क्या आ चुका है, क्योंकि 1 तो नीचे आ गया, तो ये आ गया 1 की, ये 3 की जगह क्या आ गया, 1 की जगह क्या आ गया, और 2 की जगह क्या आया, क्योंकि 3 इधर गया तो ये 3 आ गया, और 2 कहाँ चला गया, 2 ऊपर चला गया। तो जो हमें नए कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इस ट्राइंगल को 120 डिग्री रोटेट करने के बाद, तो वो ये नए कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये नए कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये 1 2 3 की क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, देखो 1 कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आया है, 3 से, तो 1:3। और 3 कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आया है, 2 कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आया है, 1 से, और 3 कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके आया है, 2 से। तो ये एक सिमेट्री इसकी ये आ गई। ठीक है, तो इसी तरह हम बहुत सारी सिमेट्रीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? सिमेट्रीज हैं। अब मान लीजिए इन सारी सिमेट्रीज का एक सेट हम लेते हैं, एंड लेट्स से वो सिमेट्रीज हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे पॉलीगन्स की जो भी सिमेट्रीज हैं, जो भी उसकी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक क्या है? रेगुलर पॉलीगन है।
स्क्वायर भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इस तरह के जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं उनकी जितनी भी सिमेट्रीज होगी उन सभी के सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, D2n से। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स के लिए है, तो सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, D6। इसी तरह सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर क्या होगा, D8। और इसी तरह अब जब हम आप n की वैल्यूज़ बढ़ा देंगे, 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और वो सेट जो है वो नंबर ऑफ ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाता है इसके अंदर कि कितनी सिमेट्रीज उसकी हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी सिमेट्रीज हो सकती हैं, 6 सिमेट्रीज हो सकती हैं। वो कैसे होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह मान लीजिए अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, लेट्स सपोज कि वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है और कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी कह सकते हैं कोई भी पॉलीगन है, रेगुलर नहीं है, उस पॉलीगन में बहुत सारी सिमेट्रीज हमें फाइंड करनी है। सिमेट्रीज ना भी हों, हमें उसके बाइजेक्शंस फाइंड करने हैं, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पर परमुटेशंस बन सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 वर्ड यूज़ करें, बाइजेक्शन एंड परमुटेशंस। देखिए बेसिकली जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स प्लेन में है, किसी भी एक्स प्लेन के अंदर है, और एक्स प्लेन क्या है, वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन जब रोटेट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, एक 2 डायमेंशनल नंबर ही दे रहा है। या 3 डायमेंशनल है तो वो 3 डायमेंशनल नंबर दे रहा है। तो क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ वन साइड इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ अनदर साइड। तो बाइजेक्शन का क्या मतलब होता है, बाइजेक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस का, इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन देखो जरा, लेट x इज अ नॉन एम्प्टी सेट है। एक x एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसको आप प्लेन भी मान सकते हो, 2 डायमेंशनल प्लेन। और यहाँ पर बाइजेक्शंस है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि x टू x बाइजेक्शन फॉलो करता है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ x, and every x element of this set is also belongs to this set. तो this is 1 1 and on 2. So इस पूरे combinations of all these symmetries as well as non symmetries, उनको हम क्या बोलते हैं, permutations। तो जितनी भी combination of these numbers हैं उनको हम बोलते हैं permutation। तो इन परमुटेशंस के ग्रुप को हम Sn से डिनोट करते हैं, और इसमें जो साइमेट्रीज होंगी वो ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज बन जाएंगी, जो साइमेट्रीज नहीं होंगी वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। तो ये एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ऑल कम्बिनेशंस, ऑल सेलेक्शंस और परमुटेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन पर आते हैं। परमुटेशन ऑफ x ऑफ अ सेट x इज कॉल्ड फिक्स x। x यहाँ पर स्मॉल x इज बिलोंग्स टू द कैपिटल X इफ सम फंक्शन fx is equals to x and it moves when fx does not equals to x। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई एलिमेंट फिक्स है, अगर कोई एलिमेंट है, अभी हम देखेंगे कैसे एलिमेंट्स फिक्स होते हैं और कैसे एलिमेंट्स मूव करते हैं। जैसे कि हमने साइमेट्री में यहाँ देखा था, यहाँ क्या था, ये x क्या था, फिक्स था, बट ये दोनों x फिक्स नहीं थे। इसी तरह हम अदर साइमेट्रीज में भी देखेंगे, कहीं पर x फिक्स होगा और कहीं पर x मूव करता होगा। सो ये आ गई साइमेट्रीज, इसको तो हम थोड़ी देर में करते हैं ये वाले पॉइंट को। तो ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन आ गई। द परमुटेशन f इज ऑल दोज परमुटेशन जो कि Sn के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ r if there are x1 and x2 and xr in x does that is equals to 1 to till n, such that f function of xi equals to xi plus 1 for I is greater than equal to 1 but less than equals to r minus 1, and f fix t for
t does not equals to x1, x2 and so on till xr. So in this case fx written as x1, x2, x3, xr. अब इस पूरे जो अब हमने ये डेफिनेशन देखी, इसका पूरे का मतलब ये है कि जो परमुटेशंस सिमेट्री बनाती हैं, जो भी परमुटेशन सिमेट्रीज बनाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ लेंथ आर। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखें, दिस फॉर्मेट इज नोन एज टू रो फॉर्मेट, तो उसको अगर हम टू रो फॉर्मेट में लिखें तो ये ऐसे होगा। तो देखिए 1:3, 3:2 एंड 2:1। तो ये देखिए साइकिल बन गई ना, 1:3, 3:2, 2:1, यानी कि ये पूरा घूम घुमा के वहीं का वहीं आ गया। तो इस तरह के फॉर्मेट्स को हम बोलते हैं साइकिल्स। और हम एक बार पीछे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक परमुटेशन है, 2, 4, 5, 10 का परमुटेशन है, विच इज बिलोंग्स टू S10। अब देखिए बाकी एलिमेंट्स नहीं है, S10 का मतलब क्या है, यहाँ 10 एलिमेंट होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक। तो और ये परमुटेशन है जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं। तो जो नहीं लिखे हुए दीज आर नोन एज फिक्स्ड, और जो लिखे हुए हैं इनका मतलब ये है, ये साइकिल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है। इसका मतलब है 2 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज 5, 5 इज 1, 1 इज 0 एंड 0 इज 2। अब देखिए यही यहाँ पर किया होगा, देखिए 1 तो था नहीं, तो 1 इज फिक्स्ड, 2 इज रिलेटेड टू 4, ओके, 4 is related to next 5, 5 is related to 10 and 10 is related to again 2, तो 10 में 2, बाकी जितने एलिमेंट है these are all fixed। तो this is called cycle of length 4। इसी तरह हमारी जो पीछे केसेस थे जहाँ पर हमने एंगल बाइसेक्टर किया था, वहाँ पर 1 फिक्स किया एंड 2 और 3 को मूव कराया, तो वो भी क्या है, वो भी एक साइकिल है विच इज़ ऑफ लेंथ 2। इसी तरह हम और भी साइकिल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा साइकिल्स क्या होती हैं, साइमेट्री के फॉर्म्स क्या हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इसके अलावा ग्रुप ऑफ सेट ऑफ साइमेट्रीज क्या है बेसिकली, एंड सेट ऑफ साइमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स क्या है। तो इस तरह से ये 4 बेसिक डेफिनेशंस हैं साइमेट्री की। और अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए साइमेट्रीज अभी मैंने आपको जैसे बताया वो क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, so now let's assume x is a non-empty set, x is a number, it's a two-dimensional plane, so it is a non-empty set, and sx is a set of all permutations of x। sx क्या है, सारे permutations यानी कि सारी symmetries का, सारी नॉन symmetries का एक ग्रुप है, यानी कि 1, 2, 3 को हम जितनी तरह लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 को, उन सब का क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस है। सो वी नो दैट f एंड g आर 1-to-1 फंक्शन, क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो 1-to-1 एंड ऑन टू तो होगा। सो दैट f ऑफ g फॉग इज एग्जिस्टिंग देयर, वो भी एक क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन होगा, क्योंकि f एंड g दोनों 1-to-1 फंक्शन है, तो f ऑफ g भी क्या होगा, वो भी एक 1-to-1 फंक्शन ही होगा। इसके बाद ये जो कॉम्पोजिशन है f ऑफ g का, देखिए फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर होगा, सिंबल होगा, एक ऑपरेटर होगा, तो वो ऑपरेटर यहाँ क्या है, f ऑफ, ये o यहाँ पर सिमेट्री का ऑपरेटर है। सो composition of function is a binary operation on set Sx, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों फंक्शंस क्या हैं, 1-to-1, और fg भी क्या है, 1-to-1। सो इसीलिए composition of a function is a binary operation on set Sx। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है और 1-to-1 भी है तो ये एसोसिएटिव भी होगा, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। और यहाँ पर क्योंकि अगर आप किसी भी एलिमेंट को मूव नहीं कराओगे, यानी कि उसको फिक्स कर दोगे सारे एलिमेंट्स को, तो वहाँ हमें एक आइडेंटिटी
मैपिंग भी मिलती है। जैसे कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम मूव ही ना कराएं, 1 2 3 को हम मूव नहीं करा रहे हैं या 360 मूव करा देते हैं, जो जहाँ था वहीं पर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, और जब हम आइडेंटिटी मैपिंग को fx के साथ ऑपरेट कराते हैं, f ऑफ आई एक्स के साथ ऑपरेट कराते हैं या आई एक्स ऑफ f के साथ ऑपरेट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वो फंक्शन ही मिलता है। सो दिस इज अ प्रूफ कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट करता है। ओके, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर एक g भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ g इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ f is equals to ix, because gx is also now it's a bijective function, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, f तो बाइजेक्टिव है ही, 1 to 1 फंक्शन है ही, और gx क्या है, gx भी x to x है, तो gx को अगर इन दोनों को हम ऑपरेट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर अगर हम gx लगाएंगे तो ये भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही प्रूव होगा। सो इसी तरह हम इस g को क्या कर सकते हैं, ये g किस तरह रिप्रेजेंट होगा, इनवर्स ऑफ f की तरह। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिव हो गया, तो 4 कंडीशंस पूरी हो गई। अब अगर इन चारों कंडीशंस को हम एक साथ रखें तो दिस ऑपरेटर, दिस ऑफ o इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ fx, binary operation on sx. It is a associative, identity is existing here, and f inverse यानी कि inverse of f is also existing for every f. So इसीलिए जब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे पास, तो we can say that this is a group and it is called the permutation group on x, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारी क्या है, परमुटेशंस है, तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप ऑन x। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर x जो है, दिस x इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट परमुटेशंस बनेंगे, बट अगर ये फाइनाइट है, इफ इट इज अ फाइनाइट, सो वी डिनोट sx बाय sn, क्योंकि sn क्या था हमारा, sn था हमारा ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास सारी परमुटेशंस हो, और इसी के अंदर हमारा एग्जिस्ट करता है DNB, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पर अगर हम Sn लेते हैं xx की जगह, वेयर x इज अ फाइनाइट एलिमेंट, सो फाइनाइट सेट, then this is called symmetric group on x, where order of this group is n factorial। ये ऑर्डर हो गया, और यानी कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो इसी तरह साइमेट्रिक एलिमेंट्स, साइमेट्रिक जो सेट्स हैं वो भी एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, क्योंकि साइमेट्री क्या है, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं, और उसमें इन्वर्स भी होते हैं, और उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है साइमेट्रीज में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज ऑन सम सिंबल n। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसी सेक्शन के अंदर अगर हम ग्रुप ऑफ साइमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर हम यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की साइमेट्रीज को फाइंड करें, तब हम उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। देखिए, हमने सारे परमुटेशंस लिए, सारे परमुटेशंस की साइमेट्रीज को एक साथ रखा, तो हमें क्या मिला, साइमेट्रिक ग्रुप ऑन n। और अगर हमने उस n में से वो साइमेट्रीज निकाल ली जो कि रेगुलर पॉलीगन की हैं, उन साइमेट्रीज को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, एंड दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप। ये क्या है,
डायहेड्रल ग्रुप। तो डायहेड्रल ग्रुप भी एक तरह का सिमेट्रिक ग्रुप ही है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रेगुलर पॉलीगन की सिमेट्रीज को डील करता है एंड नॉर्मल जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो बाकी सिमेट्रीज को डील करता है। ओके, इसका जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर है वो होगा 2n। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आते हैं, देखिए उस केस में मैं आपको बता रहा था ना कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो सिमेट्रीज हैं वो कैसे फाइंड होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास कितने n है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। अब ये फॉर्मूला है, देखिए जो साइमेट्री है, जो साइमेट्रीज है वो नंबर ऑफ साइमेट्रीज ये होती हैं, दीज आर दी साइमेट्रीज। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू रख दीजिए तो आपको नंबर ऑफ साइमेट्रीज मिल जाएंगी। ये जो कैपिटल R है, दिस कैपिटल R इज बिलोंग्स टू रोटेशन एंड जो स्मॉल r है वो रिफ्लेक्शन के लिए, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन। तो आप n की जगह वैल्यू रखिए, तो देखिए I फर्स्ट एलिमेंट, देन R, that means r raised to the power 1 till r raised to the power n minus 1, उसके बाद small r and then again r into r and then it moves on till this point। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो n वहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें जो D6 के एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, I R, ये कहाँ तक है, 3n तक। तो इसका मतलब जो सेकंड बनेगा वो बनेगा R स्क्वायर एंड दैट इज लास्ट। और उसके बाद आएगा R एंड R1 एंड R2, मैक्स टू मैक्स इट इज R2। ओके, तो ये साइमेट्रीज होगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइमेट्रीज हमें मिल गई। और ये हैं सारी साइमेट्रीज किसकी हैं, ये साइमेट्रीज हैं डायहेड्रल ग्रुप्स की साइमेट्रीज, ये डायहेड्रल ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह हम डायहेड्रल ग्रुप्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमें यहाँ पर एक सेट है हमारे पास S विच इज़ अ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर, और इस सेट को हमें प्रूव करना है कि इट इज़ अ ग्रुप। तो अब इसको ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो हमने शुरुआत में देखा था कि हम कैसे सिमेट्रीज फाइंड करते हैं किसी भी पॉलीगन की। सो हमने वहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखा था। तो अब हम स्क्वायर की फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर की जो सिमेट्रीज हैं वो पहले हम रोटेशन से और एक बार हम रिफ्लेक्शन से फाइंड आउट करेंगे। तो ये मान लीजिए कोई ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में अगर हमें रिफ्लेक्शन से सिमेट्रीज फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके एंगल बाइसेक्टर्स यहाँ से इसको रोटेट कराएंगे। और मान लीजिए ये जो वर्टेक्स हैं ये आपके हो गए, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये इजी रहेगा। सो 1 2 3 4 अगर हमारे पास ये एक वर्टेक्स है, ये इसके पॉइंट्स हैं और ये एक एंगल, ये सिमेट्री लाइन है। तो यहाँ से जब हम रोटेशन कराएंगे इसको इस लाइन के अक्रॉस, तो क्या होगा, 1 और 3 फिक्स रहेगा और 2 एंड 4 क्या होंगे, उनके पोजीशन चेंज होंगे। तो हमें पहली जो सिमेट्री मिलेगी, जो हमारा पहला जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें मिलेगी वो मिलेगी, देखिए इसको 2 फॉर्मेट में इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 है, तो इसको ये मिलेगी 1 तो फिक्स हो गया एंड 3 फिक्स हो गया, तो ये हमें मिलेगा 4, 4 का 2 एंड 2 का 4, 2 का 4 एंड 4 का 2। इसी तरह अगर हम इस लाइन के अक्रॉस इसको रोटेट कराएं, इस लाइन के अक्रॉस अगर हम सिमेट्री फाइंड करें तो लेट्स से हमें R2 मिलेगा। तो R2 यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने फिक्स क्या किया, 2 और 4 को फिक्स किया, तो ये हमें मिलेगा 1 का 3
एंड 3 का 1 एंड 2 इज़ फिक्स्ड एंड 4 इज़ फिक्स्ड। इसी तरह अगर हम इस लाइन से साइमेट्री फाइंड करें तो, और एक हम इस लाइन से साइमेट्री फाइंड करेंगे, तो पहले हम इस लाइन से साइमेट्री फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो R3 हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, R3 हो जाएगा 2 2 1 का 2 और 2 का 1, 3 का 4 एंड 4 का 3, और R4 हमारा क्या होगा, R4 भी ऐसे ही हम करेंगे। R4 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 का 4, 4 का 1, 2 का 3, 3 का 2, तो 1 का 4, 2 का 3 एंड 3 का 2 एंड 4 का 1। तो ये हमारे पास हमें मिल गई 4 साइमेट्रीज। अब हम रिफ्लेक्शन साइमेट्रीज को फाइंड करने के बाद हम आते हैं रोटेशनल साइमेट्रीज पे। तो देखिए कोई भी स्क्वायर है तो उसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि चारों का सम क्या होगा 360। तो 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा था ना ट्राइंगल में हम 270 करते थे तो हमें सेम ट्राइंगल मिलता था। तो जब हम 90 डिग्री मूव करेंगे तो हमें सेम स्क्वायर वापस यहाँ पर मिल जाएगा। तो लेट्स से दिस इज 1 2 3 एंड 4, और 90 डिग्री इसको मूव करा तो R90 क्या होगा, 90 मूव करने पे R90 क्या बनेगा, यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा, 2 की जगह आ जाएगा 1, ऐसे मूव करने पे 2 चला जाएगा 3 की जगह पे, 3 चला जाएगा 4 की जगह पे एंड 4 आ जाएगा 1 की जगह पे। तो देखिए मैपिंग क्या बनी यहाँ पर बना R9, ये 2 रो फॉर्मेट में 1 2 3 4, 1:2 1:2, 1 ने इंटरेक्ट किया 2 के साथ, 2 ने किसके साथ किया 3 के साथ, 3 ने किसके साथ इंटरेक्ट किया 4 के साथ, एंड 4 ने किसके साथ इंटरेक्ट किया 1 के साथ। तो इस तरह ये R90 हमें मिल गया। अब R90 को अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे तो देखिए 1 2 3 4, अगर हम इस लाइन को इधर से धक्का मारें और ये घूम के वापस इधर आ जाए पीछे और ये सब आगे चले जाए तो यही बनेगा ना। देखिए 2 3 4 1, 90 पर रोटेट कराने पर। तो अगर हम थोड़ा सा एक रोटेशन और लें 180 की, तो आप एक बार मैप उसमें फिगर में भी करके देखिएगा, और मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही बता रहा हूँ कि आपने कैसे निकालना है। तो जो अगली सिमेट्री आएगी, हमने एक बार धक्का मार लिया 2 के बाद, फिर क्या आएगा 3 4 1 2, और उसके बाद 270 में और धक्का मारेंगे तो जगह 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 4 1 2 3। अच्छा, अगर मैं और एक बार धक्का मारूँ इसको 360 पे तो क्या बनेगा 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हो गया आइडेंटिटी सेम आ गया। तो अब देखो हमारे पास कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब इन एलिमेंट का कॉम्पोजिशन अगर हमें निकालना हो, क्योंकि 2 एलिमेंट इंटरेक्ट भी करेंगे, तो उनका कॉम्पोजिशन हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें निकालना है R1O R2 का, R1O R2, तो मैं यहाँ पर, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ 180 एंड 270 को, अदरवाइज मुझे लिखना पड़ेगा पूरा 180O 270, इन दोनों का कॉम्पोजिशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए इंटरेक्शन पहले किसका हुआ, देखिए 1:4, अंदर क्या है 270 है, 1:4, तो 4:2 क्या होगा 2, तो इसका मतलब 1:4 4:2, तो इसका मतलब 1:2। इसी तरह 2:1
2:1 एंड 1:3, तो इसका मतलब क्या हो गया 2:3। इसी तरह 3:2 एंड 2:4, ये हो गया 4। इसी तरह 4:3 एंड 3:1, तो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना R90। आप पीछे इसको चेक कीजिए, देखिए हमने किया था ना ये R90 2 3 4 1। तो जब हमने इन दोनों को इंटरेक्ट कराया विद द कॉम्पोजिशन तो हमें R90 मिला। इसी तरह हमें बाकी एलिमेंट्स भी मिलेंगे। हमें हर एक एलिमेंट को इंटरेक्ट करा के देखना पड़ेगा। आप ये टेबल बना करके इंटरेक्ट करा लीजिए। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये टेबल यहाँ पर बना ली है। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए, 8 एलिमेंट हैं। दिस इज कॉम्पोजिशन साइन। पहला एलिमेंट आइडेंटिटी R1 R2 R3 R4 R90 180 एंड 270। इसी तरह तो मैंने यहाँ पर टाइम एक यहाँ तो मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, तो इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हर एक एलिमेंट को इंटरेक्ट यहाँ पे करा के देखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन टेबल पर। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, इसमें इंटरेक्ट करा करके आपको ये चीज़ें निकालनी है। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये टेबल ऑलरेडी बना ली है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए पहला एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट R1 R2 स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3 स्मॉल r4 R90 R180 R270। इसी तरह यहाँ पर भी एलिमेंट्स लिखे हैं ऊपर, और अब हमने इनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराया। तो i को i के साथ कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। i को R1 R2 R3 R4 R90 किसी के साथ भी कराएंगे तो हमें वहाँ पर वही एलिमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इंटरेक्ट कराएंगे तो सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद हमने अगर R1 और R1 को इंटरेक्ट कराया तो हमें i मिला। देखिए किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर आप इंटरेक्ट कराओ तो हमें अगर i मिले तो इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलरेडी इस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर आप इंटरेक्ट कराओगे जो तो थर्ड एलिमेंट है वो उस टेबल के अंदर ही है ना। देखिए इस टेबल के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे सेट के अंदर नहीं हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सारे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, पहली कंडीशन तो क्लोज्ड की तो हमारी फुलफिल हो गई। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी ग्रुप की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। थर्ड, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है और कंपोजिशन एक बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन है तो ये एसोसिएटिव भी होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करेगा। इसको आप प्रूव करके दिखा भी सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स को आप इंटरेक्ट कराएंगे तो वो उनका इंटरेक्शन जो है वो एसोसिएटिव होगा। एंड फाइनली फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। तो देखिए कोई भी दो एलिमेंट जब इंटरेक्ट करते हैं और वो हमें आइडेंटिटी देते हैं तो हम कहते हैं वहाँ हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, लेट्स से आप R4 उठा लीजिए। देखिए R4 का इनवर्स कहाँ है, I यहाँ पर आया तो R4 का इनवर्स क्या होगा, वो खुद R4 ही होगा। इसी तरह अगर मुझे R90 का इन्वर्स निकालना है तो R90 का इन्वर्स कहाँ है, I यहाँ पर आया तो इसका मतलब 270 के साथ इंटरेक्ट कराएंगे तब हमें I मिलेगा। इसका मतलब 270 और 90 जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप का कॉम्पोजिशन।
ग्रुप कंपोजिशन बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसीलिए वो एसोसिएटिव भी होगा। तो हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है, हैंस वी कैन से दैट दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप। तो हमारा कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक ग्रुप और डायहेड्रल ग्रुप्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं किया चीज़ों का, क्योंकि ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये आने वाले अदर टॉपिक्स में हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से बताने की पूरी कोशिश की है। तो ये था सिमेट्रिक ग्रुप एंड डायहेड्रल ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन, वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा एंड आई होप ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल साबित होगा। इस लेक्चर को अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस लेक्चर की, इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत है, उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।